Good morning, students. Today I'll start second chapter, History, Factors Promoting Growth of Nationalism. In the previous chapter, we have studied the First War of Independence. अब इंडिपेंडेंस हो गया, रिवोल्ट 1857 ब्रोक हो गया. अब लोगों के अंदर नेशनलिज्म स्पिरिट लानी है. ओके, तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. वो सारे फैक्टर्स जो नेशनलिज्म की स्पिरिट को इंकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं अमंग द इंडियन पीपल. वेरियस सोशल रिफॉर्मर्स, वो सारे रिफॉर्मर्स हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे जो अपने मूवमेंट के थ्रू इवल सिस्टम को एबॉलिश कर रहे हैं और न्यू सिस्टम को रेनोवेट कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं. रिफॉर्म मीन्स चेंज कर रहे हैं, सोशल इवल्स को एबॉलिश कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म मीन्स पैट्रियोटिज्म. नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति की भावना अपने अंदर होनी चाहिए, पैट्रियोटिक फीलिंग होनी चाहिए, और यू कैन से लव फॉर वंस ओन कंट्री. ठीक है, तो ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो एक नेशन के लिए नेशन स्पिरिट देती है, या यूनिटी का मतलब कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड की फीलिंग देती है, भाईचारा का भी फीलिंग देती है. हिस्टोरिकल मतलब अपने देश से प्यार, कल्चर से रिलेटेड, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड, और मतलब हर चीज से अपने देश से प्यार करने की फीलिंग देती है. इसको नेशनलिज्म कहते हैं. तो ये फीलिंग जब तक लोगों के अंदर आएगी नहीं, तब वो अपने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे. नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में हुआ था. तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये हम लोग अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं कि ये अनफेलिंग हम ये नहीं कह सकते. फर्स्ट था और नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, बट हाँ ये वॉर होना जरूरी था. ये एक तरीके से इंस्पिरेशन थी कि आगे भी वॉर होगा. ये एक तरीके से पहली आजादी की लड़ाई थी जो फेल तो हो गए सिपॉइज, बट एक इंस्पिरेशन, एक होता है कि अब आगे भी हम लोग लड़ सकते हैं, एक हिम्मत आ जाती है लोगों के अंदर इन लेटर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. सेकेंड, अदर माइनर रिवोल्ट्स, और भी छोटे छोटे वॉर हुए थे other than revolt of 1857, Indigo movement in Bengal, Kuka movement in Punjab, Wabi revolt Muslims ने किया था, बलवंत पढ़ाके in महाराष्ट्र, ब्रैम्पर rebellion in आंध्र प्रदेश. तो आप देख सकते हो कि ये सारे स्टेट्स अलग अलग जोन के हैं. मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया कवर हुआ था रिवोल्ट से. थर्ड, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. दीज मूवमेंट्स अटैक द कास्ट सिस्टम. सोशल इवल्स जो हमारे होते हैं, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह, कास्ट सिस्टम, कास्ट से भेदभाव, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, कन्याओं को मार देते हैं पैदा होते ही, अनटचेबिलिटी, छुआछूत कि हम शूद्रास के साथ नहीं बैठेंगे, लोअर कास्ट के साथ अपर कास्ट नहीं बैठेगा, अपर कास्ट लोअर कास्ट के साथ नहीं बैठना चाहेगा. मतलब हर इंसान को भेदभाव की नजर से देखना, एक निगाह से नहीं देखना. सती सिस्टम जिसमें विडो को अपने हस्बैंड की चिता में बैठ जाना है, बिकॉज कहा जाता है, इन ऑर्थोडॉक्स पीपल कहते हैं कि देयर इज नो यूज टू लिव विडो. ठीक है, विडोज का लिव होना एकदम बेकार है. मतलब वो विडोज की लाइफ एकदम रूइन हो गई है आफ्टर हर हस्बैंड डाइड, अकॉर्डिंग टू ऑर्थोडॉक्स पीपल इन दोज टाइम्स. सो वर्कड ऑन इमेंसिपेशन ऑफ वुमन, मतलब कि विमेन के अपलिफ्टमेंट, इमेंसिपेशन यू कैन से अपलिफ्टमेंट. विमेन को कैसे अपलिफ्ट करना है, विमेन को कैसे इंडिपेंडेंट बनाना है, विमेन को कैसे काम सिखाना है, हार्ड वर्किंग, ब्रदरहुड, विमेन को कैसे इंडिपेंडेंट बना के रिफॉर्म करना है कि विमेन भी आगे आए थ्रू एजुकेशन और एनी अदर वे. हेल्प इन अवेकनिंग द पीपल टू द नीड फॉर चेंज. यस, लोगों को एहसास दिलाना है, अवेक कराना है, जगाना है कि हाँ हमें बदलाव अब चाहिए, अब बदलाव की जरूरत है. क्योंकि हाँ, जब तक ये
लोग अवेकन नहीं होंगे, जब तक लोगों को एहसास अंदर से नहीं होगा कि अब हम चेंज की जरूरत है, अब बहुत अथ हो गया है, नाउ देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट होना जरूरी था। नेक्स्ट, लास्ट कंट्रीब्यूटेड ग्रेट डील टू बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन लेटर इन दिस वीडियो, इस आप देखोगे कि यस, इंडियन नेशनलिज्म का बर्थ बिकॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, लोगों के अंदर नेशनलिज्म स्पिरिट आती है। ऐसा कुछ होता है जो ब्रिटिश करते हैं अगेंस्ट इंडियंस, जो इंडियन नेशनलिज्म की स्पिरिट ले आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ब्रह्मो समाज, राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय वॉज द सोशल रिफॉर्मर। ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। रिनाइसेंस मतलब इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स करी थी, बहुत सारा रिनोवेट किया था, बहुत सारी चीजें, बहुत थ्योरी नहीं लाई थी, और आर्ट बहुत तरीके की और बुक्स लिखा था इन्होंने। देन ही ऑपोज्ड अनटचेबिलिटी, ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशियंस यू कैन से कि जादू टोना और जो अंधविश्वास होता है, इन सब के खिलाफ। ऑपोज्ड मीन्स खिलाफ, अगेंस्ट थे। अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे। ब्लाइंड फेथ, किसी के ऊपर अंधा विश्वास, किसी की बातों पे नहीं करना है। एबॉलिशन ऑफ सती एंड फेवर्ड विडो रीमैरिज। सती सिस्टम बंद करो, मतलब विडो की लाइफ रूइंड नहीं होती आफ्टर हर हस्बैंड डाइड। विडो की लाइफ वहां से वो रीमैरिज कर सकती है, वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, वो काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो उसका जीवन बेकार हो जाएगा उसके हस्बैंड के मरने के बाद। तो इन्होंने सती सिस्टम को एबॉलिट कराया, मतलब प्रोहिबिट कराया, और विडो रीमैरिज को इंकरेज किया। एंड ऑल्सो ही वर्कड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। ही वॉज ऑपोज टू पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब ऑर्थोडॉक्स पीपल, पुराने जमाने के जो चीजें होती है, किसी सोशल इवल्स होते थे, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, इन सब के खिलाफ थे। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो सभा मूवमेंट, राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय वॉज born on 22nd May 1772. The man who abolished सती, yes, राजा राममोहन रॉय। ना वो किसी कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे। ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स, कि गंगा में स्नान कर लो तो पाप धुल जाएंगे, ये सब में वो बिलीव नहीं करते थे। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन पे भी बिलीव नहीं करते थे। ही स्टडीड हिंदू फिलॉसफी डीपली इन वाराणसी, कैंपेन फॉर वुमेन्स राइट्स। बाय द एज ऑफ 15 इन्होंने बांग्ला सीखा, पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत लैंग्वेज सीखा। इन 1828 इन्होंने ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश किया और एक्सपोज किया कि रिलीजियस हिपोक्रेसीज, मतलब कि हमें धर्म कितना हिपोक्रेटिक वे में सिखाता है, मतलब कि आप ब्लाइंड फेथ मत करो, प्रैक्टिकल इन्होंने बताया कि बनो। दिस मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया फॉर्म्ड द आत्मीय सभा। इन्होंने आत्मीय सभा भी फॉर्म किया है, थ्रू विच ही इनिशिएटेड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी, जिससे वो और भी रिलीजियस सोशल चेंजेस सोसाइटी में ला पाए हैं, और कास्ट सिस्टम को, सती सिस्टम को एबॉलिश कराए हैं। देन नेक्स्ट, ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज क्या कहता है? ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राममोहन रॉय। इट वॉज ऑपोज टू आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन नहीं होगी। बिलीव्ड ओनली इन वन गॉड, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट वॉज ऑपोज टू ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशंस, यस, ऑपोज मीन्स खिलाफ, अगेंस्ट ब्लाइंड फेथ और अंधविश्वास के खिलाफ थे वो, ब्लाइंड फेथ। वर अगेंस्ट इविल्स लाइक सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, विडोहुड, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, मतलब वुमेन और मेन में भेदभाव, ऊंची जाति के लोग, नीची जाति के लोगों में जो भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। विडो के खिलाफ बहुत बोला जाता था। ये सब ब्रह्मो समाज में है। इन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई है, सोशल इविल्स के खिलाफ। देन नेक्स्ट रिफॉर्मर स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद फाउंडेड आर्य समाज। He also wrote world famous book Satyartha Prakash
और एक इनका एक है बैक टू वेदास। बैक टू वेदास मतलब इन्होंने वेदा की फिलॉसफी को फॉलो करने के लिए बोला है, वेदास की टीचिंग्स फॉलो करने के लिए बोला है स्वामी दयानंद ने। देन नेक्स्ट आर्य समाज, फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद। आर्य समाज क्या कहता है कि वेदास को दोबारा रिवाइव किया जाए, वेदास को दोबारा पढ़ा जाए, वेदास की टीचिंग्स को फॉलो किया जाए। He was also opposed caste system, untouchability, sati, child marriage and blind faith, etc. He spread स्वराज कि हमें आजादी, स्वराज मीन्स आजादी चाहिए, स्वदेशी, स्वधर्म, अपना धर्म, अपने इंडियन गुड्स, स्वदेशी मीन्स इंडियन गुड्स, प्रोड्यूस्ड इंडियन गुड्स एंड यूज ऑल्सो इंडियन गुड्स। बॉयकॉट करें मतलब नॉट टू यूज फॉरेन गुड्स। स्वभाषा मतलब अपनी भाषा, मातृभाषा हिंदी बोलें। स्वराज अपने 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 ही भूमि में राज करें। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वदेशी, स्वधर्म स्प्रेड करें, मतलब लोगों को ये एहसास दिलाएं कि हमारा राज्य, हमारी भूमि है, हमारी भाषा है, हमारी कल्चर को हम अपनाएं, हम अपने धर्म को अपनाएं, ना कि वेस्टर्न दुनिया को एक्सेप्ट करें। एंड विश्ड इंडिया टू बी स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि मीन्स हमारी भूमि हो, हमारे लोग ही इंडिया में राज करें। इंडियन पीपल शुड गवर्न इंडिया। ओपन मेनी स्कूल एंड कॉलेज फॉर एजुकेशन। ये आप देख सकते हो आर्य समाज मंदिर। ये आर्य समाज स्वामी दयानंद ने ही, इस तरीके की बहुत सारी मंदिर हर जगह इंडिया में मिलती हैं। आर्य समाज मंदिर ये फाउंड किया है, ये कंसेप्ट फाउंड किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट रिफॉर्मर, थर्ड रिफॉर्मर ज्योतिराव फुले, एक्टिविस्ट, थिंकर, सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, नोन फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट एंड लोअर कास्ट। इनका भी सेम आइडियोलॉजी था। ही वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ही वॉज वर्किंग फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट, ही ऑपोज्ड आइडोलेट्री। आइडोलेट्री मीन्स आइडल वर्शिप, उसके खिलाफ थे ये भी। एंड डिनाउंस कास्ट सिस्टम, फिर से उन्होंने कास्ट सिस्टम को, डिस्क्रिमिनेशन को डिनाउंस किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। ही फॉर्म्ड सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज यू कैन से सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ, सच की ढूंढ, सत्यता, इस पे ये बिलीव करते हैं। देन नेक्स्ट गुलामगिरी। इस बुक के थ्रू इन्होंने बताया है ज्योतिबा फुले ने कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट को इसमें दिखाया है, डिफरेंस दिखाया है इस बुक में। एंड देन नेक्स्ट सत्यशोधक, ये एक नाटक के रूप में दिखाया गया है, ड्रामा के रूप में। सत्यशोधक इनका ड्रामा है। स्वामी विवेकानंदा, फोर्थ सोशल रिफॉर्मर। ओरिजिनल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्त। ही प्रोपोगेटेड वेदांतिक फिलॉसफी। इन्होंने भी वेदास फिलॉसफी, वेदास टीचिंग्स, वेदास के प्रिंसिपल्स को प्रोपोगेट मतलब फॉलो करने के लिए बोला है। एंड ही फॉलोड। ही एक्सप्लेन्ड इन शिकागो, मतलब इन्होंने पढ़ाई करी है शिकागो में, द ट्रू विजडम ऑफ हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन को इन्होंने एक्सप्रेस किया है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी स्वामी विवेकानंद यहाँ पे बैठे हुए हैं जब वो शिकागो में थे। रामकृष्ण मिशन। स्वामी दयानंद फाउंडेड दिस रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। एंड स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण अपने गुरु के नाम से ये मिशन रखा है। ये रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण परमहंस हैं, इन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन इन्होंने रखा है स्वामी विवेकानंद ने। ऑल रिलीजन्स आर ट्रू, सारे धर्म सच्चे हैं, सारे धर्म बराबर हैं। इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशंस आर बैड, moral and spiritual values must be preserved. Serving human beings is serving God. मतलब लोगों की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान को थैंक करने का एक तरीका है कि पुअर एंड नीडी लोगों को सर्व करें, हेल्प करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन न्यूयॉर्क बाय मैडम बेल्वेट्स्काय एंड ऑलकॉट। ये फॉरेनर्स हैं, ये इंडिया के बाहर ये सोसाइटी फॉलो हुई है और ये सोसाइटी का साइन है, सिंबल है। तो इस सोसाइटी को फाउंड किया है फॉरेनर ने, मैडम बेल्वेट्स्काय एंड ऑलकॉट ने। एनी बेसेंट ने फिर इनका काम इस सोसाइटी से प्रेरित होके, इंस्पायर होके इसका काम इंडिया में भी चालू कर दिया।
और यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मेन एंड बिलीव्ड इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब अपने सोल को बदलें, अपनी आत्मा को चेंज करें इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट। एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मेन, मतलब कि लोगों में भाईचारा हो, यूनिटी हो। वांटेड टू रिवाइव एशियन ग्लोरी ऑफ, हिंदू क्या था, हिंदुत्व क्या था, बुद्धिज्म रिलीजन क्या था, और जोरास्ट्रिनिज्म मतलब पारसी जो लोग होते हैं वो रिलीजन क्या था, दोबारा एक बार याद दिलाया एनी बेसेंट ने सोसाइटी में लोगों को। हेल्प इंडियंस टू रिकवर फेथ इन देयर ओन रिलीजन एंड फिलोसफी, मतलब इंडियंस को हेल्प कराया कि आप किसी भी धर्म के हों, आप अपने धर्म में दोबारा विश्वास करें, डूब जाएं अपने धर्म में, अपने रिलीजन में, अपने प्रिंसिपल्स में जो भी वो फॉलो करते हों, जो भी फिलॉसफी वो बिलीव करते हों, दोबारा वो उसमें विश्वास ढूंढें, उसको बिलीव करें, तभी उनके अंदर नेशनलिज्म स्पिरिट आएगी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा फॉर बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश, जो हेल्प करेगा बाद में। तो इंडियंस को हेल्प एनी बेसेंट ने करवाया थ्रू इट दिस सोसाइटी। ठीक है, दिस इज द सिंबल, दिस इज द साइन। आप इसमें देख सकते हो कि 2-3 साइन है रिलीजन्स के। नाउ नेक्स्ट, फैक्टर्स लीडिंग टू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मतलब वो फैक्टर्स जिससे नेशनलिज्म स्पिरिट इंडियन पीपल के अंदर आई। ब्रिटिश का एक्सप्लॉयटेशन इंडियन मासेस को, मतलब इंडियन पीपल को काफ़ी नुकसान और काफ़ी हेट्रेड फीलिंग दे रहा था। मतलब इंडियन पीपल ब्रिटिश के अत्याचारों से वो नफरत करने लगे थे ब्रिटिश पीपल को। इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वॉज एन आई ओपनर फॉर द इंडियंस टूवर्ड्स द कोलोनियल रूल ऑफ द ब्रिटिश राज सिस्टम। ब्रिटिश राज सिस्टम का सबसे बड़ा उदाहरण था कि वेस्टर्न एजुकेशन, जब इंग्लिश एजुकेशन वो इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में और कंपलसरी करते हैं कि हर इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन पढ़नी है, लेनी है। Besides, several other factors are also which contributed for the growth of nationalism in India. Now, what are the other factors? First is political administrative unity. Political administrative unity. India became politically unified under British rule. Politically, India पूरे British rule के अंडर में था। British rule का मतलब हुआ administrative unity inside the country. Less than one rule, one administrative framework, one set of law, judicial court, administrative officers, सब सेम थे everywhere inside the country. It created awareness among Indians कि अब उनके अंदर nationalism spirit उनके अंदर आ गई कि हमें भी तो अपनी हिस्सेदारी लेनी है administrative work में. Then second, development in the means of communication and transport. Lord Dalhousie made the contribution for Indians by introducing railway and telegraph system. रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम आ गया था, रोड्स भी कनेक्टेड हो गई थी, डेवलप्ड हो रही थी, तो ये सब कुछ अच्छे काम हो रहे थे इंडिया को डेवलप करने के लिए। रेलवे कंपार्टमेंट बनवाया गया, इट नैरोड डाउन द गैप, और जो गैप था ब्रिटिश का और लोअर कास्ट अपर कास्ट के बीच में, उससे क्या हुआ कि कुछ लोग साथ में बैठने लगे रेलवे कंपार्टमेंट में, और इससे फीलिंग आई कि वो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, वो भी इंडियन हैं, वो भी ब्रिटिश, लेकिन वो ब्रिटिश राज के अंडर में हैं। जैसे कंपार्टमेंट में अलग अलग कोचेस बने हुए थे, इंडियंस के लिए अलग बने थे, ब्रिटिश मैन के लिए अलग बने थे। तो इससे उन्होंने ये डिफरेंस फील किया कि कहीं ना कहीं गैप है, ब्रिटिश राज सिस्टम के वो अंडर में है और उनको ह्यूमिलेशन फील होता था, जिससे उनको नेशनलिज्म स्पिरिट फिर से आई इंडियन पीपल को, और वो स्ट्रगल के लिए, वो वॉर के लिए फिर से इंकरेज हो रहे थे। नाउ थर्ड, racial antagonism. Now what is racial antagonism? Englishmen considered themselves as superior in all respect. हर जगह से, हर फील्ड में इंग्लिशमैन अपने आप को फील करते थे कि उनसे बड़ा सुपीरियर कोई नहीं है। इंडियंस को वो एकदम बेकार ट्रीट करते थे, इलिटरेट जैसे ट्रीट करते थे। दे नेवर वांटेड टू ऑफर हाई जॉब, हाई, even if they qualified, even Indian people intelligent, but they never offer high job or high pay.
एज लिमिट जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का था वो 21 था और इंग्लैंड में होता था। और अरबिंदो घोष को डिक्लेयर कर दिया गया डिसक्वालीफाइड इन हॉर्स राइडिंग, क्योंकि कुड नॉट, और फिर वो इसीलिए एग्जामिनेशन नहीं दे पाए। इवन ही वॉज क्वालिफाइड, he had qualified the written examination, but he couldn't clear the civil service examination because he disqualified in horse riding. Thus the colonial rule इस तरह educated Indians के साथ exploit हो रहा था। Discontent feeling आ रही थी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट among the Indian masses, मतलब इंडियन लोगों के अंदर फिर से हेट्रेड फीलिंग आ रही थी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। धीरे धीरे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो रहे थे। नेक्स्ट फैक्टर इज एट्रोसिटीज ऑफ लॉर्ड लिटन। यस, लॉर्ड लिटन का जो जिस तरीके से उनका काम था वो इंडियन पीपल को डिस्करेज कर रहा था, मतलब ह्यूमिलिएट कर रहा था। उन्होंने एक सरमनी दिल्ली दरबार क्वीन विक्टोरिया के वेलकम में रखी थी दिल्ली में, एम्प्रेस ऑफ इंडिया है जो, उनके टाइटल के लिए, द कंट्री वॉज, और उस टाइम एट द सेम टाइम दिल्ली ये कंट्री में फेमाइन था, तो कंट्री में फेमिन था, एट द सेम टाइम इतना पैसा खर्चा किया गया दिल्ली दरबार में क्वीन के विक्टोरिया के वेलकमिंग में, उसमें उन्होंने हेवी टैक्स लगाया लोगों के ऊपर, ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, एंड स्पेंट अ लार्ज चंक ऑफ मनी इन द अफगान वॉर। तो मतलब बाहर पैसा खर्चा करने के लिए और वेलकम करने के लिए बहुत पैसा है, लेकिन जब फेमेन हो रहा है, लोग मर रहे हैं भूख से, उनके लिए कुछ नहीं है। इस टाइम जो लोग मरे और उनके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और भी इंडियन पीपल हैं, वो लॉर्ड लिटन के खिलाफ हो गए और आर्म्स एक्ट भी उसी दौरान पास किया गया, जिसमें इंडियंस बिना लाइसेंस, विदाउट द परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, विदाउट लाइसेंस कोई भी इंडियन कोई आर्म, कोई वेपन नहीं रख के घूम सकता है। मतलब उसको अलाउ नहीं है कि वो कोई आर्म्स या वेपन लेके घूमे या रखे विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर उसी टाइम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। दिस ऑल्सो इन्फोरेटेड इंडियंस। इन्फोरेटेड मीन्स डिस्करेज इंडियंस और ह्यूमिलेटेड इंडियंस को इरिटेट करता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अकॉर्डिंग टू द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मैं आपको बता देती हूँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये वो एक्ट था जिसमें प्रेस, मीडिया कुड नॉट प्रिंट एनीथिंग विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के आप प्रेस बिल्कुल भी प्रिंट नहीं कर सकता, और अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमेशा उसको फेवर में ही दिखाना है। नेक्स्ट इज एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी पास्ड हो गया बाय, एंड दैट टाइम लॉर्ड रिपन एज वाइस रॉय। तो उन्होंने इंडियन जजेस को empowered care to try the Europeans. It created hue and cry among the Europeans, and their pressure led to the reform. The bill inserting a clause that an Indian would try a European in the presence of European witness only. तो this clearly exposed, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, क्लियरली दिख रहा था कि ब्रिटिश अथॉरिटी, अल्टीमेटली पावर ब्रिटिश अथॉरिटी के ऊपर ही है। ये सिर्फ कहने को है कि इंडियन मैजिस्ट्रेट केस कर सकते हैं, लेकिन असली पार ब्रिटिश अथॉरिटी पे ही थी। तो ये भी बहुत बड़ा रैशनल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। द नेक्स्ट इज मेमोरी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 हम लोग भूल नहीं सकते। वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज। व्हेन नेशनलिज्म फ्लेयरिंग अप इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, द मेमोरी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्लैश बैक बिफोर देम। हीरोइक एक्शन ऑफ नाना साहेब का जो बलिदान था, तांत्या तो रानी लक्ष्मीबाई एंड अदर बहादुर शाह जफर, ये सब उनके माइंड में अभी तक भरे, मतलब उस टाइम लोगों के माइंड में ये ताज़ा ताज़ा दिमाग में था कि इतने लोगों ने अपनी जान दे दी मरते दम तक, और रिवोल्ट ऑफ 1857 की मेमोरी उनकी आंखों से जा नहीं रही थी, जिससे वो इंस्पायर हो रहे थे कि दोबारा हम लोग फाइट करेंगे, मतलब दोबारा हम लोग लड़े, टू गिव अ फाइट टू द ब्रिटिशर्स। मतलब इससे भी नेशनलिज्म स्पिरिट और चेरिश हो रही थी। देन द लास्ट, द बर्थ ऑफ नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वी कॉल INC, इन 1885। इससे
और स्पार्क लग गया, मतलब एक होता है चिंगारी लगी, आग लग गई अमंग इंडियंस कि अब हम लोग नेशनलिज्म के स्पिरिट, मतलब अपने देश के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जब INC आया, सून द नेशनल कांग्रेस गेन मोमेंटम इन द नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया। पूरे एक एक जगह, एक एक कॉर्नर में इंडिया में नेशनल कांग्रेस ने पॉपुलर हो गया। इट एक्सप्रेस द डिजायर्स ऑफ द पीपल बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बना था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू पुट द डिजायर्स ऑफ द पीपल बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो इंडिया की जनता चाहती है वो डिमांड रखना। थ्रू मेनी मास मूवमेंट्स एंड देयर इम्पोर्टेंट लीडर्स will take over the responsibility and they will fight to the British Raj system and bring freedom for India, bring freedom to India। तो उनको हम मॉडरेट्स कहते हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे, जो ब्रिटिश से बात करके कुछ सेटलमेंट करेंगे और फ्रीडम दिलाएंगे इंडिया को, वो सारे लीडर्स को मॉडरेट्स कहते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे। Now the next impact of Western education. English education introduced here in 1835. It was primarily meant to create an educated Indian mass who would be faithful servants। मतलब ये उनके लिए है जो इंडियन पीपल थोड़े पढ़े लिखे हो जाए और ब्रिटिश राज सिस्टम के फेथफुल सर्वेंट बन जाए। However, with the gradual march of time, after some time, English educated Indians को समझ में आने लगा। राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे रिफॉर्म मूवमेंट जो करके गए हैं, वो उनकी लिबर्टी, इक्वालिटी, मतलब धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये गलत हो रहा है और उनके अंदर भी नेशनल कॉन्शियसनेस दिमाग में आई। इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस भी अब इंडियन नेशनलिज्म स्पिरिट से मोटिवेटेड हो गए और अब उनको अपने देश के लिए नेशनल कॉन्शियसनेस आ गया, जो कि अगेंस्ट ब्रिटिश वो भी खड़े होंगे। नेक्स्ट इज रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। 19th सेंचुरी जब इंडियन रिनाइसेंस हुआ, वेस्टर्न स्कॉलर्स मैक्स मुलर, सर विलियम जोन, एलेक्जेंडर कनिंगम, इन्होंने ट्रांसलेट किया एशियन संस्कृत टेक्स्ट ऑफ दिस लैंड को, ट्रांसलेट किया, एस्टैब्लिश्ड बिफोर द पीपल ऑफ ग्लोरियस कल्चर। मतलब कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जिसमें काफ़ी योद्धा थे, कई लोगों ने लड़ाई करी, इंडियन स्कॉलर्स भी थे, RG भंडारकर, महान महाउपाध्याय, हरा प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी कई चीज़ें, कई मुकाम हासिल किए हैं। तो इंडिया के पुराने अगर पास्ट को देखा जाए, रामायण, महाभारत और भी पुरानी चीज़ें देखी जाएँ, वेस्टर्न स्कॉलर्स का भी देखे जाएँ, तो सबने कुछ ना कुछ हासिल किया है। इससे भी पीपल ऑफ इंडिया पुरानी एंसेस्टर्स की ये रीति को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और जो फॉरेनर्स रूल कर रहे हैं उस पे वो ये स्ट्रगल करना चाहते हैं, मतलब वॉर करना चाहते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, और जिससे उनके अंदर नेशनलिज्म स्पिरिट और फायर अप हुई। नेक्स्ट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट which we have discussed in this video। नेशनल अवेकनिंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जिसका सोशल बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आए, एनी बेसेंट के आए, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंदा। ये सब रिफॉर्म्स लोगों को इक्वालिटी की सीख देते हैं, लिबर्टी फ्रीडम की सीख देते हैं, एबॉलिशन ऑफ सोशल डिस्पैरिटी की सीख देते हैं कि कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना करें, कास्टिज्म ना करें। तो इस तरीके से धीरे धीरे इंडियन मासेस का माइंड्स बदलने लगा। ठीक है, दिस इज हाउ दे रिफॉर्म, दे चेंज द माइंड्स ऑफ इंडियंस एंड दे अवोक द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अमंग द माइंड्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट फैक्टर, ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर। बहुत सारी बुक्स हैं जो ब्रिटिश के रूल से अपोज की स्पिरिट देती है। लोग पढ़ने लगे उस टाइम बुक्स को और धीरे धीरे उनके अंदर इन्फ्लुएंस्ड वो होने लगे। पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज बुक्स
एंड दे क्रिएटेड एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंग देम, जिससे धीरे धीरे बाद में वो और लोगों से शेयर करने लगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम्स, विष्णु शरी की मराठी पोएम अपने अपने लैंग्वेज में, अल्तर हुसैन अली इन उर्दू, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तो दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ नेशनलिज्म स्पिरिट अमंग द लोकल पीपल थ्रू देयर राइटिंग्स एंड पोएम्स। प्रेस एंड न्यूज़पेपर, हाँ ये कैसे छूट सकता है। प्रेस और मैगजीन्स प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंजेक्टिंग नेशनलिज्म फीलिंग इन द माइंड्स ऑफ द इंडियंस। राजा मनमोहन रॉय इंडियन प्रेस और जर्नलिज्म के पियोनियर थे। उन्होंने संवेद कुमानी बंगाली लैंग्वेज में एंड मिर्तल अकबर इन पर्शियन एडिट किया। सेवरल न्यूज़पेपर्स वर एडिटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन सेवरल लैंग्वेजेस, मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स छप रहे थे और हर न्यूज़पेपर में पोएम के थ्रू, राइटिंग्स के थ्रू, एडिटिंग्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें नेशनलिज्म फीलिंग, जिससे लोग पढ़ें और उनके अंदर अपने देश के लिए नेशनलिज्म स्पिरिट आए। तो कुल मिला के लास्ट में हम देखेंगे कि पूरे इंडिया में ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नेशनलिज्म स्पिरिट आ जाती है। इतनी ज़्यादा ब्रिटिश के खिलाफ क्रूरता आ जाती है उनके अंदर कि या तो वो मरेंगे या तो वो आज़ादी लेंगे। अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पैट्रियट, इंडियन मिरर, बंगाली, संजीवनी, सहारन, ये सब पेपर्स के नाम हैं। मराठा केसरी, इंदू प्रकाश इन महाराष्ट्र, द हिंदू, केरला पत्रिका, ये these are the न्यूज़पेपर नेम्स। ये सब इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं जो ब्रिटिश के रूल को रिफ्लेक्ट कर रही थी, मतलब ट्रू पिक्चर दिखा रही थी कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और इससे नेशनलिज्म स्पिरिट और स्प्रेड होती गई इन द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल। Then the last, economic exploitation of the Britishers. Yes, Britishers आर्थिक exploitation बहुत कर रहे थे। फार्मर्स को फोर्स करते थे टू प्लांट इंडिगो, टू कल्टिवेट इंडिगो फ्लावर्स, ओपियम फ्लावर्स rather than food crops. Next is a nation of shopkeepers, the Britishers paralyzed the Indian economy. यहाँ पे इन्होंने एकदम वेल्थ को तो ड्रेन कर दिया था इस कंट्री से, और यहाँ से पैसा सारा जितना आ रहता था कंट्री से ब्रिटेन जाता था, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से वो सस्ते में रॉ मटेरियल्स खरीदते थे और बाहर भेजते थे ब्रिटेन। वहाँ पे कंपनी बनाती थी, फिर यहाँ पे वो सेल करते थे प्रोडक्ट्स को एट अ हाई कॉस्ट। इस तरीके से दे वर लूटिंग इंडिया, ठीक है, एंड दे वर ड्रेनिंग वेल्थ फ्रॉम दिस कंट्री। तो दे परचेज रॉ मटेरियल एट अ वेरी लेस कॉस्ट एंड देन दे सेल द फिनिश गुड्स at a very high cost to Indian people. This is how they were exploiting people. So these were the factors which gives nationalism spirit among the Indian people. Now after this we will study creating a political platform, formation of Indian National Congress. Yes, now in this we will study Indian National Congress कैसे आया, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हम आपको बता दें इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 आया। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था 1866 में, जिसको दादा भाई नारोजी ने इन इंग्लैंड सेटअप किया था इंडियंस के लिए, ताकि इंडियंस अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट कर पाए। अदर्स हु आल्सो ट्राइड दिस फोरम व जस्टिस रनाटे, जिन्होंने पूर्ण सार्वजनिक सभा बनाया इन 1870, मद्रास महाजन सभा इन 1881 एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। ये सभी नेशनलिस्टिक आइडियाज को प्रेजेंट करना चाहते थे। दे कोऑपरेटेड विद ईच अदर बट रिमेन आइसोलेटेड, लेकिन ये खाली मतलब अकेले रह गए, इनका कुछ विजन आगे नहीं बढ़ा। ब्रिटिश ने भी इनको कंसिडर ज़्यादा नहीं किया। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन जब आया इन 1876 बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, तब कुछ रूल्स आए। दिस ऑर्गेनाइजेशन ने एजिटेटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब इंडियन एसोसिएशन ने एजिटेट किया, प्रेजेंट किया आर्म्स एक्ट के खिलाफ, जो हम लोग पढ़े थे अभी।
आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सब प्रोहिबिट करें, इसको हटाया जाए और ICS एग्जामिनेशन की जो एंट्री एज है वो 21 से कम करी जाए। इट हेल्ड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लीडर्स, इंडियन एसोसिएशन ने लीडर्स के लिए कॉन्फ्रेंस रखा ऑल ओवर इंडिया 1883, जिसमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसमें हम लोग इंडियन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट 2 years इन्होंने प्रोटेस्ट किया रेंट बिल के अगेंस्ट, ताकि वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स जो टी गार्डन में काम कर रहे हैं उनके बेटरमेंट के लिए। देन इट हेल्ड अ सेकेंड कॉन्फ्रेंस। अब आप देखो 1876 में इंडियन एसोसिएशन आया, फिर ये सारी चीज़ें हुई, फिर 1885 में ऑल इंडिया अफेयर एक सेकेंड कॉन्फ्रेंस होता है जो सक्सेसफुल निकला। यही वो फाइनल डे था कॉन्फ्रेंस का, was the first meeting of Indian National Congress. This was the first day for the Indian National Congress. Now, the final shape of Indian National Congress was given by Allen Octavian Hume. Yes, Indian National Congress का last final draft Allen Octavian Hume ने किया था, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, जो इम्पोर्टेंट इंडियन लीडर्स के साथ कांटेक्ट में थे और उनकी हेल्प करना, उनकी हेल्प के साथ साथ फर्स्ट सेशन हुआ कांग्रेस का एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885। तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्रिटिश और कुछ इंडियन लीडर्स के कांटेक्ट के साथ साथ और सेटलमेंट करने के लिए ही INC बनाया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था। तो सेटलमेंट हो जाए, इंडियन खुश हो जाए, इंडियंस ब्रिटिश का साथ दें इन फ्यूचर, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस इस मोटिव से ब्रिटिश साथ दे रही थी। तो और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंडियन लीडर्स हैं, जिनको मॉडरेट्स कहा जाता है आगे चल के, वो भी इंडियंस की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए कि कुछ तो सॉर्ट आउट हो जाए, तो वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में साथ दे रहे थे। तो दिस मीटिंग, दिस कॉन्फ्रेंस एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885, ये प्रिसाइड किया उमेश चंद्र बनर्जी ने। दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्यागजी, ये कुछ लीडर्स थे जिन्होंने अटेंड किया। दादा भाई नारोजी ने सेकेंड सेशन प्रिसाइड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि कोलकाता में हुआ इन 1886, जस्ट 1 year आफ्टर फॉर्मेशन। 1885 में फाउंड हुआ, 1886 में सेकेंड सेशन हुआ, जिसको दादा भाई नारोजी ने प्रिसाइड किया। अब यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों फॉर्म्ड हुआ है, वाई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर डेवलपिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग ऑल इंडियंस इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और प्रोविंस। चाहे इंडियंस किसी भी कास्ट के हों, किसी भी क्रीड के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सबके प्रति भाईचारा का भाव होना चाहिए। जनरेटिंग पब्लिक ओपिनियन अमंग इंडियंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों आया? इंडियंस के सामने और इंडियंस के जो ओपिनियन है, जनता क्या चाहती है, जनता की आवाज़, आवाम जो चाहती है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कानों तक पहुंचा पाए, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स करेंगे। प्रमोटिंग क्लोज एसोसिएशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन ऑल नेशनलिस्ट वर्कर्स। जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, कोऑपरेशन और एक क्लोज एसोसिएशन, जैसे कम्युनिकेशन गैप ना हो, ये वो भी INC में होगा। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर ओपिनियन इनटू कॉन्क्रीट डिमांड्स। जो भी डिमांड्स हैं जो इंडिया की आवाम चाहती है, वो भी सामने प्रस्तुत किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। देन लास्ट, क्रिएटिंग अ डायलॉग। डायलॉग मतलब बोल विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करेगा कौन? इंडियन लीडर्स। जो भी उनकी डिमांड्स होंगी, ब्रिटिश जो इंडियंस चाहते हैं, इंडिया की जनता चाहती है, वो गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंडियन लीडर्स सेटलमेंट करने के, क्योंकि वो सोच रहे थे, जो इंडियन लीडर्स थे, जो मॉडरेट्स थे, वो दे हैड फेथ इन ब्रिटिश, दैट दे, वो सोचते थे कि ब्रिटिश हमारा सुनेगी, ब्रिटिश सॉल्व करेगी।
कुछ तो सेटलमेंट करेगी, बट वो गलत थे। बाद में फिर एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, फिर जिससे नेशनल मूवमेंट होता है, वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। Now these are the questions for you all. You need to give answers of these questions. Lesson 2 History. Who founded the Brahmo Samaj? Second, write a short note on Theosophical Society. Third, what is nationalism? Fourth, who was the father of Indian Renaissance? Fifth, who wrote the world famous book The Satyagraha Prakash? Sixth, who founded Arya Samaj? Seventh, state the contributions of Raja Ram Mohan Roy. Eighth, who founded the Society of Seekers of Truth. Ninth, what was the original name of Swami Vivekananda? 10th, write a short note on Ramakrishna Mission. 11th, explain 5 factors of the birth of the Indian nationalism. Question 12, what were the principal objectives of the Indian National Congress, which we had discussed just before this. Question 13, when and which day Indian National Congress was founded and by whom? Question 14, what was the Albert Bill controversy? In some books Albert को Ilbert भी लिखा हुआ है, तो you can pronounce Albert also. So these are the questions. When the school will reopen, I'll check your notebook.